हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। कि जो भी हम मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या प्रोसेसेस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। Market research is undertaken in order to improve the understanding about a market situation or problem and improving the quality of decision making. Market research हम क्यों करते हैं? पहले भी हमने पढ़ा था। मार्केट रिसर्च करने का मेन मोटिव होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। उन इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? मार्केट में रिसर्च वर्क करना पड़ता है। रिसर्च वर्क हम क्यों करते हैं? कोई ना कोई हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हमें किसी नई मार्केट में एंटर करना है, या किसी भी मार्केट में कंपटीशन के बारे में पता करना है, या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को अगर हमें गैदर करना है तो उसके लिए हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च करने के लिए हमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें यही कहा गया है कि मार्केट रिसर्च इज अंडरटेकन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ मार्केट सिचुएशन और प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी मार्केट सिचुएशन या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग जो करते हैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि हम अच्छे से अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सके। ब्रॉडली स्पीकिंग, अ मार्केटिंग रिसर्च कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 स्टेप। यानी कि अगर प्रोसेस की बात आती है तो हमें 5 प्रोसेसेस को, 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। रिसर्च डिटरमाइनिंग रिसर्च डिज़ाइन। थर्ड पार्ट होता है हमारा फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन। उसके बाद होता है डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया? प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिसर्च वर्क करना है। अब हम क्या करेंगे? रिसर्च किस तरीके से हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि फील्ड वर्क, यानी कि कहाँ पे जाके हमें रिसर्च करनी है, किस तरीके से हमें डाटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए एग्जैक्टली वही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिसर्च वर्क करते समय, और जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, सही इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, और उसके बाद ही एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये 5 स्टेप्स थे। प्रॉब्लम डेफिनेशंस, डिटरमाइनिंग रिसर्च डिज़ाइन, फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम इतना तो लिख के आ नहीं सकते। अब क्या करेंगे? हम इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। अ प्रॉब्लम इज एनी सिचुएशन विच रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हाउएवर नॉट ऑल मार्केटिंग प्रॉब्लम नीड फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या कहती है? जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। हर हर एक प्रॉब्लम में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें रिसर्च वर्क करना पड़ता है, ताकि हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें और प्रॉपर एक सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके। तो मैनी प्रॉब्लम आर ऑफ रूटीन नेचर विच कैन बी सॉल्व immediately after ascertaining relevant facts available ऑलरेडी अवेलेबल विद इन द कंपनी। तो इसमें क्या कहेगा? कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो रूटीन नेचर की होती है, जो बार बार राइज होती है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी कंपनी के अंदर जो भी डाटा या फैक्ट्स जो भी अवेलेबल होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं उस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सपोज योर डिस्ट्रीब्यूटर वांट्स 90-day credit against the usual 60 days because he is facing certain financial problem. You call immediately, check this distributor past record and ascertain the genuineness of his problem and make a decision. अब किस तरीके से हमने कहा कि प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम एक तो होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और एक है बहुत डेली नेचर की प्रॉब्लम है। इसको हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारा एक क्रेडिटर है जिसको हम 60 डेज़ का क्या करते हैं? क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। वो हमसे आके बोलता है कि मुझे 30 डेज़ का और क्रेडिट प्रोवाइड कर दो, मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आपको भी पैसे पे नहीं कर पाऊंगा। तो हम उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो पैसे ईजिली दे देता है, क्या सच्ची में कोई प्रॉब्लम आई है जब भी वो डिले कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं अपने पास्ट रिकॉर्ड को चेक करके, ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि कितनी जेन्युइन उसकी प्रॉब्लम है, और इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? समटाइम मार्केटिंग मैनेजर फेस मार्केटिंग प्रॉब्लम where they do not have facts with them, but what they have is some past experience and they make use of them in solving the problem, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि मार्केटिंग मैनेजर क्या करते हैं? मार्केटिंग प्रॉब्लम को फेस करते हैं, इसके लिए उनके पास कोई भी फैक्ट्स नहीं है जिनका वो यूज़ करे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं और मार्केटिंग रिसर्च का यूज़
मार्केटिंग रिसर्च वर्क करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जब कोई फैक्ट्स फिगर अवेलेबल नहीं होते। ऑल व्हेन द प्रॉब्लम इज सच दैट द मैनेजर हैज़ नो पास्ट एक्सपीरियंस टू गाइड हिम or when the decision is likely to have a critical impact on the future of the company, it is worthwhile to undertake research and make decision on the basis of research result। ठीक है, तीन तरीके की प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या है, हम अपने पास्ट रिकॉर्ड को देख के, ठीक है, कंपनी के अंदर जो भी फैक्ट्स अवेलेबल है उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सेकंड है, कंपनी के पास कोई फैक्ट्स और फिगर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। थर्ड प्रॉब्लम ये आती है, ना ही पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी आई है, ना ही कोई फैक्ट्स या फिगर्स उसके रिगार्डिंग कंपनी के अंदर अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये जो प्रॉब्लम है आगे जाके हमारे फ्यूचर में इम्पैक्ट डाल सकती है, इसलिए मार्केटिंग मैनेजर को इस तरीके की प्रॉब्लम जो है रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम का। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, प्रॉब्लम किस तरीके की है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास फैक्ट्स है, फिगर्स अवेलेबल है। उसके बाद आता है हमारा डिटरमाइनिंग रिसर्च डिज़ाइन। तो किस तरीके से अब हम रिसर्च वर्क करेंगे वो देखते हैं। अ रिसर्च डिज़ाइन इज अ प्लान दैट गाइड द कंडक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्शन ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन। The decision concerning source, data collection method, and specific research instrument and sampling plan that you will use for collecting the data come under the purview of the research design। research design का मतलब होता है कि हम जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरी है कलेक्ट करनी, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गाइड बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं कि किस तरीके से कौन से सोर्स का हमें यूज़ करना है, कौन से मेथड का हमें यूज़ करना है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, किस तरीके से हमें सैम्पलिंग करनी है। यानी कि ये डिटरमाइन करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि रिसर्च किस तरीके से करनी है किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है। जो भी नीडेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें कौन सा सोर्स ऑफ डाटा का यूज़ करना है, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कौन से स्पेसिफिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, या सैम्पलिंग प्लान किस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रॉडली डिवाइड किया गया है सेकंड पॉइंट को कि कौन सा सोर्स यूज़ करना है। तो डाटा सोर्स, दो तरीके के सोर्स होते हैं, सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर द डाटा दैट हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड इन द पास्ट एंड यू कैन यूज ऑफ दैम इन सॉल्विंग योर मार्केटिंग प्रॉब्लम। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो आपने पहले ही कलेक्ट किया हुआ पास्ट में, उसका आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ ग्रेट डील ऑफ डाटा सच एज दोज रिलेटिंग टू पॉपुलेशन साइज ग्रोथ, मेजर कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, total industry sale and market share of the different competitor, and type of distributor and marketing support services available in the market is collected and published periodically by the government organization, trade and industry association and research firm। कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो क्या करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ट्रेड और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होगी, या रिसर्च फॉर्म होगी, जिनका काम क्या होता है रिसर्च वर्क करना। तो वहाँ से भी आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, सिंस इट विल सेव कंसिडरेबल टाइम एंड मनी। अगर हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी बच रहा है, पैसे बच रहे हैं। But the data must be scrutinized properly because these were originally collected perhaps for another purpose। The data must also be checked for reliability, relevance and accuracy। यानी कि जो भी डाटा सेकेंडरी डाटा है उसको पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आप के लिए सही है या नहीं है, क्योंकि जो डाटा को कलेक्ट किया गया था वो किसी और पर्पज़ के लिए किया गया था और आप किसी और पर्पज़ के लिए काम कर रहे हो, तो पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो रिलायबल है, एक्यूरेट है या नहीं है, क्या वो आपके काम आ सकता है। ये था हमारा प्राइमरी सेकेंडरी मेथड। उसके बाद हम देख लेते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा रेफर टू द ओरिजिनल डाटा collected specifically for the current research। Primary data can be collected from customer, retailer, distributor, manufacturer or other information source। Primary data must be collected through any of the three methods: observation, interview और एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो पहली बार कलेक्ट किया जाएगा, इससे पहले कभी किसी ने कलेक्ट नहीं किया है।
प्राइमरी डाटा कहाँ कहीं से भी कलेक्ट किया जा सकता है, कस्टमर से, रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से, या किसी भी ऐसे सोर्स से जहाँ से हमें नीडेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा गया कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए 3 मेथड आता है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड है इंटरव्यू मेथड और थर्ड है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। द रिसर्चर गैदर इन्फॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू ऑब्जर्व बायर बिहेवियर इन अ शॉप एंड अ पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशनल मटेरियल। यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है बायर के बिहेवियर को, या तो रिटेल शॉप में जाके जहाँ पे कस्टमर गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई अपने ब्रांड की प्रमोशन कर रहा है और उस समय कस्टमर का क्या रिएक्शन है उस प्रोडक्ट को परचेज करते समय। उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यूइंग मेथड। इंटरव्यूइंग मेथड क्या होता है, इट इज़ यूज व्हेन वन want to collect information about consumer motives, perception, attitude, past behavior and future intention, all of which are not observable. The interview method can also yield information about the social economic profile of your customer. Interview can be conducted on either small group of person and a large group of person. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, हम किसी से पूछते नहीं है, हम जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड है इंटरव्यू मेथड, जब ऑब्जर्वेशन से हमें कोई फैक्ट और फिगर ना मिल रही हो, हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, हमें प्रॉपर कस्टमर से जानना पड़ेगा कि उसके सोशल और इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है। ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, इंटरव्यू मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम स्मॉल ग्रुप का भी इंटरव्यू कर सकते हैं और लार्ज ग्रुप का भी इंटरव्यू किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा मेल क्वेश्चनरी। इंटरव्यू किस तरीके से किया जा सकता है, मेल के थ्रू। मेल क्वेश्चनरी इज अप्रोच व्हेन योर small unit are distributed over a wide geographical area and the cost of reaching them personally is very high. In such a case, you can send a questionnaire that is list of questions which the respondent fill and send back by mail. However, the return rate of mail query is usually very low, ranging between 3 to 7%. On an average, you would have to mail 1000 क्वेश्चनरी टू गेट बैक 30 फील्ड इन क्वेश्चनरीज। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, हम किस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं, मेल क्वेश्चनरीज के थ्रू। क्योंकि जब आपके कस्टमर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, वहाँ पे हर एक के पास पहुँचना बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करते हैं और हर एक रिस्पोंडेंट के पास उसको भेज देते हैं। अब क्या करते हैं कि जो रिटर्न रेट है, कि जो भी हमारा रिस्पोंडेंट है उसको फिल करेगा और सेंड करेगा, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। हमें इसलिए क्या करनी पड़ती है, थाउजेंड्स, ऑन एन एवरेज 1000 जो मेल है वो भेजनी पड़ती है, जिसमें से 30 फील्ड क्वेश्चनरी जो है वो आपके पास रिटर्न में आती है अराउंड। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, अनदर ड्रॉबैक इज दैट यू हैव नो वे ऑफ चेकिंग द ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिस्पॉन्स। द रिस्पोंडेंट में फिल टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड यू मे नेवर बी एबल टू डिटेक्ट इट। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की गई है रिस्पोंडेंट के द्वारा, हमें नहीं पता वो एक्यूरेट है या नहीं है। हो सकता है कि उसने सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर ही गलत दिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्ट करना, चेक करना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। हमने 3 मेथड पढ़ने हैं प्राइमरी डाटा के अंदर। फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू हम मेल क्वेश्चनरीज के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू मेथड के बाद हमने पढ़ा मेल क्वेश्चनरीज, और अब है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड क्या कहते हैं, दिस मेथड इज यूज फॉर फाइंडिंग द बेस्ट सेल ट्रेनिंग टेक्निक, द बेस्ट प्राइस लेवल, द मोस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक्सेट्रा। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्चुअल में अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। यानी कि जो भी सेल पर्सन है उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट प्राइस हमें अपने प्रोडक्ट के रखने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग। However, its use require an extremely skilled researcher to ensure useful results. दिस मेथड इज एक्सपेंसिव। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद आता है हमारा बी पॉइंट जो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सेकंड हम पढ़ रहे हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। इन द ऑब्जर्वेशन मेथड द रिसर्चर में यूज़ अ कैमरा। यानी कि जब हम रिसर्च वो करेंगे तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड की बात की गई है,
ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर जो भी रिसर्च की जाती है उसके अंदर हम कैमरे का यूज़ कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर का या टैली शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। टैली शीट क्या होती है? दैट इज़ द शीट इन विच द नंबर ऑफ टाइम एन इवेंट अकर इज रिकॉर्डेड, ठीक है। वट एवर द इंस्ट्रूमेंट यूज, द रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट द इंस्ट्रूमेंट इज अप्रोप्रिएट एंड इज रिलायबल। जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो कैमरा का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो टेप रिकॉर्डर का या टैली शीट का, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इन द सर्वे मेथड, अब सेकंड आ गया हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट इज द क्वेश्चनरी। सर्वे मेथड के अंदर हम क्वेश्चनरी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस इज द रिटन एंड ऑर्गेनाइज फॉर्मेट कंटेनिंग ऑल द क्वेश्चंस रेलिवेंट फॉर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अलोंग विद द स्पेस प्रोवाइडेड टू रिकॉर्ड द आंसर। जैसे ही हम यहाँ पे इंटरव्यू मेथड की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू मेथड के अंदर हमने क्या किया था कि हम जब पर्सनली ऑब्जर्व ना कर सके चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं, नहीं, इंटरव्यू मेथड के अंदर हम पर्सनली ऑब्जर्व करके जो है चीज़ों को इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर पा रहे, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे पर्सनली अपने जो भी कस्टमर है उनसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनके सोशल इकोनॉमिक कल्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने मेल क्वेश्चनरीज के बारे में पढ़ा था कि हम उनको क्या करते हैं, क्वेश्चंस भेजते हैं, जिसमें से हार्डली कुछ ही क्वेश्चंस जो है क्वेश्चनरी वापस आती है। तो इसमें हम लार्ज ग्रुप को भी कर सकते हैं और स्मॉल ग्रुप को भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया? दिस इज अ रिटन एंड ऑर्गेनाइज फॉर्मेट कंटेनिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट इज रेलिवेंट फॉर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, along with the space provided to record the answer, ठीक है। The preparation of a questionnaire require great skill. To check that the questionnaire serve the research objective, it should be tested on a limited scale and this is technically known as a पायलट सर्वे। यानी कि क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करने के बाद उसको चेक भी किया जाता है कि जो भी हमें हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने का, क्या वो फुलफिल हो रहा है इन क्वेश्चनरीज के थ्रू। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पायलट सर्वे इज टू वीड आउट अननेसेसरी क्वेश्चन विच आर डिफिकल्ट टू आंसर। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी अननेसेसरी क्वेश्चन होते हैं ना उनको निकाल देना, ठीक है, ताकि जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसका भी दिमाग खराब ना, और जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उनके आंसर हमें मिल सके। कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिनका आंसर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो क्वेश्चन हम निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे। जो भी क्वेश्चनरी बनाई जाती है उसको फिर से टेस्ट किया जाता है। द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंश्योरिंग करेक्ट रिस्पॉन्स। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें सही रिस्पॉन्स मिले, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी रखने पड़ेंगे और सही वर्डिंग होनी चाहिए ताकि जो भी रिस्पोंडेंट है वो समझ सके। क्लियरली वर्डेड एंड प्रिसाइज क्वेश्चन आर नॉट ओनली इजी टू अंडरस्टैंड बट दे ऑल्सो इंक्रीज रिस्पोंडेंट कोऑपरेशन इन प्रोवाइडिंग आंसर्स। Considering the following three alternatives in this context, where did you buy this toothpaste? Can you please tell me the name of the shop from where you brought this toothpaste? From which shop did you buy this toothpaste? इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम पूछ सकते हैं, इजी भी है और रिस्पोंडेंट आंसर भी इजीली दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, सपोज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कस्टमर एंड परसेप्शंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ फॉरेन ब्रांड ऑफ टेलीविजन वर्सेस इंडियन ब्रांड। यानी कि दूसरी तरफ अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि आप कस्टमर से पूछना चाहते हो आप कौन सा ब्रांड पसंद करते हो, फॉरेन ब्रांड पसंद करते हो या फिर इंडियन ब्रांड पसंद करते हो टेलीविजन का, तो इसमें कहा गया कंसिडर द फॉलोइंग थ्री अल्टरनेटिव। Do you think there is any difference in the performance of Indian TV sets as compared to foreign sets? Don't you think foreign TV perform better than Indian ones? Most people feel that foreign TV perform better than Indian ones. Would you agree with this statement? तो इस तरीके के क्वेश्चन हम जो है वो पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से। It should moreover be kept in mind that when asking questions about quality aspect, it is better to use open-ended questions rather than close-ended questions. जब भी हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन आर द वन वेयर रिस्पोंडेंट इज फ्री टू गिव आंसर इन हिज ओन वर्ड्स। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टूथपेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन की आपने रिस्पोंडेंट पे छोड़ दिया कि वो क्वेश्चन का आंसर अपनी अकॉर्डिंग दे सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर हम रिस्पोंडेंट को क्या नहीं देते, स्पेस नहीं देते कि वो अपने शब्दों में अपना जो आंसर है वो दे सके। उसके अंदर सिर्फ यस और नो लिखा होता है तो उसको टिक लगाना होता है। बट अ क्वेश्चन लाइक वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टूथपेस्ट एज टिंगलिंग yes or no is a close ended question because here respondent is not free to provide answer in his own word. He give his answer simply by ticking one of the alternative provided at the end of the questions. So
The advantages of using the open-ended question is that they give the respondent freedom to answer in his own words, and this often provide information and insight about the product which the researchers had not even thought of. यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में हमें वो चीज़ें भी देखने को मिलेगी जिसके बारे में रिसर्चर ने सोचा भी ना था. क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑन द अदर हैंड इजी टू समराइज एंड देयर इज नो स्केप फॉर मिस इंटरप्रिटेशन. ठीक है. The sequence of this question in the questionnaire should be such that the opening question create interest in the respondent and are easy to answer. The questionnaire should gradually move from relatively simple to difficult questions. उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सैम्पलिंग प्लान कैसे हमें करना है. फर्स्ट हमने पढ़ा था डाटा किस तरीके से कलेक्ट करना है. सेकंड हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च. थर्ड हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग प्लान. सैम्पलिंग प्लान क्या, आफ्टर सेलेक्टिंग योर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशंस और प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनरी फॉर सर्वे, यू नीड टू आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करनी है. द सोर्स इज ऑल्सो नोन एज द पॉपुलेशन और यूनिवर्स. For conducting market research, you would rarely gather information from the entire population. Rather, you would select a small group of person or unit referred to as a सैम्पल. यानी कि जब भी आप डाटा को कलेक्ट करते हो या फिर सैम्पल को कलेक्ट करते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी की पूरी इंटायर पॉपुलेशन से तो पूछते नहीं हो. कुछ एक सेलेक्टेड पोर्शन जो है वो सेलेक्ट करते हो जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप अपने ऑब्जेक्टिव को फिलफिल कर सको रिसर्च करने के. अ सैम्पल इज देयर फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन और यूनिट विच हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन यूज फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च. यानी कि 100 लोगों में से आप 10 लोगों को सेलेक्ट करते हो ताकि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सके, आपका रिसर्च करने का मोटिव पूरा हो सके. क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कवर करना इजी नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है. इसलिए हम एक स्मॉल ग्रुप को कवर करते हैं जिसके अंदर सेम करेक्टरिस्टिक हो पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशंस के जो हम कवर करने वाले हैं. द रीज़न फॉर नॉट यूजिंग द पॉपुलेशन फॉर मार्केटिंग रिसर्च आर नंबर ऑफ यूनिट इन द पॉपुलेशन में नॉट बी नोन. ठीक है. पॉपुलेशन यूनिट में बी टू मैनी इन नंबर्स और वाइडली डिस्पर्स्ड. Thus, marketing research an extremely time consuming process. It may be too expensive to include each population item. तो इसलिए कहा गया है टाइम बहुत लगती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और हम हर एक के किसी के बारे में जानते भी नहीं है. ठीक है. When the number of item in the population is small and known, you may use the population as your source of information. Having decided to use a sample, your next step is to draw up a sampling plan. The choice of sampling unit will depend on the product with विच यू आर डीलिंग एंड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड. यानी कि अब सैम्पलिंग करना है तो हमें ये देखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए. इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज लिपस्टिक, इफ़ यू नीड इन्फॉर्मेशन on the reasons which motivate a customer to buy your brand, your sampling unit would obviously be a female. But would the population comprise all the female? Obviously not, because all the female do not use lipstick. You then need to collect information about female who use lipstick in terms of their social economical background, education, qualification profile, age and material मैरिटल स्टेटस. अब यहाँ पे आता है कि किस तरीके से हमें सैम्पलिंग करनी चाहिए. पूरी पूरी पॉपुलेशन को तो हम कवर नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक पार्ट को, एक स्मॉल ग्रुप को कवर करेंगे जहाँ से आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके. एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, एक कंपनी को रिसर्च वो करनी है एक अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड. उस कंपनी का प्रोडक्ट है लिपस्टिक. अब लिपस्टिक के लिए उसको इन्फॉर्मेशन खरीदनी है कि किस तरीके के लोग खरीदेंगे. अब सैम्पलिंग करनी है तो सैम्पलिंग मेल से तो करेगी नहीं, सैंपल कहाँ से इकट्ठा करेगी, फीमेल से. क्या सारी फीमेल से करना चाहिए? नहीं, कुछ सिलेक्टेड फीमेल से करना चाहिए जो यूज़ करती है उस लिपस्टिक का. अब जो लिपस्टिक का यूज़ करती है उनमें से हमें ये देखना होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उनके एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल क्या है, एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है. इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही हम क्या करते हैं, लिपस्टिक के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं. If you want to find out the monthly sale of all the brand of lipstick in a particular market, your sampling unit will be the distributor or retail outlet who deal in cosmetics. ठीक है. The choice is between two broad types of sampling method, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब सैम्पलिंग में भी दो पार्ट्स आ गए हैं कि सैम्पलिंग करने की भी दो मेथड आते हैं. फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और सेकंड है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. अब ये क्या होता है, इन द फॉर्मर यानी कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ अ नोन एंड इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पलिंग यूनिट. फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये है कि हर एक यूनिट के पास इक्वल चांसेस है सिलेक्शन होने का.
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हम अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग किसी ना किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं. ऑन द अदर हैंड रिसर्चर सेलेक्ट द यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर जजमेंट. जनरली अ रिसर्चर प्रेफर दोज यूनिट्स विच आर ईदर कन्वीनियंटली लोकेटेड or such unit which in his or her opinion are knowledgeable and will be willing to provide information. दो तरीके की है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हर एक के पास इक्वल चांसेस है सिलेक्शन पाने का, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, या उस पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो नॉलेजेबल है, जिसको जो हमारे इन्फॉर्मेशन का जो है आंसर दे सके. अब आता है हमारा थर्ड स्टेप मार्केटिंग प्रोसेस का. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का हमारा थर्ड स्टेप आता है फील्ड वर्क और डाटा कलेक्शन. दिस इज द स्टेज वेयर द रिसर्च डिज़ाइन हैज़ टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज टू दैट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन. पहले हमने प्रॉब्लम को देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से कौन से इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ से हमें डाटा वगैरह को कलेक्ट करना है. डिटरमाइनिंग रिसर्च डिज़ाइन. थर्ड पॉइंट आता है हमारा फील्ड वर्क, जहाँ पे हम अपने प्लान को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एक्चुअल में अब हम जाके डाटा को कलेक्ट करने वाले हैं. इट इन्वॉल्व गोइंग टू द फील्ड एंड बिगनिंग द डाटा कलेक्शन वर्क. अब हम फील्ड में जा रहे हैं और डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. टू स्टेजेस इन द फील्ड वर्क, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड वर्क एंड सेकेंड इज सुपरवाइजिंग द डाटा कलेक्टेड वर्क. ठीक है, दो चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ऑर्गेनाइजिंग फील्ड वर्क क्या होता है, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड हाउ मेनी पीपल विल बी असाइन टू द फील्ड, what will be their qualification, what will be their geographical area of coverage and how they will be trained. तो ऑर्गेनाइजिंग फील्ड वर्क के अंदर क्या क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग को असाइन किया जाएगा फील्ड में काम करने के लिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन सा जियोग्राफिकल एरिया कितना उनको कवर करना है, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट दोज पर्सन हु आर फैमिलियर विद द प्लेस वेयर द सर्वे इज टू बी डन. उन्हीं पर्सन को हम सेलेक्ट करेंगे, उस प्लेस पे भेजेंगे जो उस एरिया के लिए क्या है, फैमिली रहे हैं, ठीक है, जिसको उस एरिया का पता है. अपॉइंटिंग अ मेल टू इंटरव्यू द फीमेल रिस्पोंडेंट रिगार्डिंग देयर कॉस्मेटिक परचेज बिहेवियर विल बी अ मिसमैच. सपोज करो हमने क्या कर लिया, एक मेल पर्सन को सेलेक्ट कर लिया कि उसको क्या करना है, इंटरव्यू करना है एक फीमेल पर्सन का. फीमेल पर्सन से रिस्पॉन्स लेना है रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक, कि वो कॉस्मेटिक किस तरीके का परचेज करती है. तो हो सकता है कि फीमेल जो है एक मेल को क्या ना करे, आंसर ना दे, एक रिस्पॉन्स ना दे. तो female will not be feel free in expressing their feeling about various brands of cosmetic or motives for using a particular brand. It will be desirable that a female field worker is appointed to carry out this kind of task. Before sending the field worker to the field for conducting interview, it is always desirable to properly train them with the survey objective and procedure. हाँ, तो फील्ड वर्क में किसी को भेजने से पहले हमें प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उनको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना पड़ेगा, सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. उसके बाद आता है हमारा सेकंड, सुपरवाइज ऑफ डाटा कलेक्शन. सुपरविजन ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होता है कि सुपरविजन ऑफ फील्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द डाटा कलेक्टेड आर जेन्युइन एंड एक्यूरेट. जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है वो सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. मोस्ट फील्ड वर्क इज कैरिड आउट बाय अ टीम ऑफ फील्ड सर्वेयर and each team is assigned to a supervisor. The team member plan their daily area of field work in consultation with the supervisor. यानी कि क्या किया जाता है, बहुत सारी टीम बना दी जाती है, हर एक टीम का एक सुपरवाइजर होता है. वो क्या करते हैं, हर रोज ये प्लान करते हैं कि उनको डेली कौन सा एरिया जो है वो कवर करना है. अपने सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट करते हैं, सुपरवाइजर उनको बताता है कि हर मेंबर को कौन सा एरिया जो है वो कवर करना है. द सुपरवाइजर में accompany different team member on different days. ठीक है, usually in the evening the team member meet the supervisor and hand over the data which they have collected and sort out any problem they might have faced in the field. यानी कि सुपरवाइजर क्या करता है, इवनिंग के समय वो डाटा को लेता है, सारे टीम मेंबर सुपरवाइजर से मिलते हैं और जितना भी डाटा कलेक्ट किया होता है वो सुपरवाइजर को दे देते हैं. ये ठीक है. Random checking is carried out to ensure that the field worker do actually collect the data from the genuine source of information and not just fill it the data using their own imagination and ingenuity. अब ये जो सुपरवाइजर है ये चेक करता है कि जो भी डाटा कलेक्ट किया गया वो जेन्युइन है या नहीं है, कहीं ना कहीं जो भी वर्कर है उन्होंने अपनी तरफ से तो नहीं फिल कर दिया. ठीक है, उसके बाद आता है रिस्पोंडेंट और सुपरवाइजर के बारे में, रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर के बारे में. रिस्पोंडेंट वायस अराइज बिकॉज पीपल जनरली लाइक टू प्रोजेक्ट एन इमेज अबाउट देमसेल्फ एंड देयर लाइफस्टाइल व्हिच इज मोर फ्लैटरिंग देन द रियलिटी. दिस bias would operate more in questions relating to income, possessions of certain items, and habit relating to lifestyles.
तो इसमें कहा गया कि रिस्पोंडेंट जो आंसर देता है वो ऐसे दिखाना चाहता है कि उसका जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, झूठ बोलना चाहता है, लेकिन हम उसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ के, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछ के, उसकी हैबिट के बारे में पूछ के हम ये चेक कर सकते हैं कि जो उसने आंसर दिए वो सही है या नहीं है। उसके बाद आते हैं इंटरव्यूअर। इंटरव्यू किस तरीके का बायस कर सकते हैं, इंटरव्यू bias arise because of the interview own ideas. A female interview may select more female respondent in her sample because she may feel that it is easy for her to gather information from women rather than men, thus introducing interviewer bias is sample selection, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के अंदर क्या किया जाता है, आफ्टर यू हैव कलेक्टेड द डाटा यू नीड टू प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड एनालिसिस द रो डाटा सो एज टू मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो डाटा को हमने कलेक्ट किया अब उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सके। तो इसको हमने डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 फ्रेजेस इन्वॉल्व इन डाटा एनालाइजिंग: data editing, tabulation and graphical representation, data summarizing, statistical inference और correlation and additional data analysis। सबसे पहले हम जानते हैं डाटा एडिटिंग होती क्या है। जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करने के अंदर है डाटा एडिटिंग। कलेक्टेड डाटा फर्स्ट एडिटेड टू इंश्योर मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड। Each and every field is questionnaire is screened to ascertain whether answer provided by a respondent are adequate. It is also checked whether different respondents have used the same unit for answering the given questions. Suppose we are editing the answer to a question, what is your income? If we find that while some have answered this question in terms of monthly income and others have provided annual income figure, then we should edit the answer to ensure that all the answers are in the same unit, either in monthly income value or in the income annual figure. इसमें कहा गया डाटा को एडिट करना, ये चेक करना। सपोज करो एक एग्जांपल की हम समझते हैं कि 2 रिस्पोंडेंट है, एक ने आंसर दिया है अपनी मंथली इनकम में और एक ने आंसर दिया है अपनी एनुअल इनकम में। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो हम हर एक इनकम को किस में, एनुअल इनकम में कन्वर्ट कर ले, या फिर हर एक इनकम को मंथली इनकम में कलेक्ट कर ले, ताकि हमें एक्चुअली में सही पता चल सके। उसके बाद आता है टेबुलेशंस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फॉर यूज इन डिसीजन मेकिंग। डाटा आर टेबुलेटेड एंड प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, यानी कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया उसको टेबल या ग्राफ की फॉर्म में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। दस वी नो द नंबर ऑफ टाइम्स और फ्रीक्वेंसी विद विच अ पर्टिकुलर इवेंट अकर, जिससे कि हम जान सकें कि कितनी टाइम्स एक इवेंट अकर हुआ है, बार बार अराइज हुआ है। उसके बाद आता है डाटा समराइजेशन, मेजर ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी सच एज मीन, मोड एंड मीडियन आर कंप्यूटेड टू समराइज द डाटा इन अ सिंगल फिगर। यानी कि अब हम डाटा जो भी कलेक्ट किया उसको हम क्या करेंगे, समराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक सिंगल फिगर के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व द यूज ऑफ सैम्पल डाटा टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल inference as an analytical tool for marketing decision is gaining wide acceptance, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, measuring the degree to which the change in one variable is associated with change in another variable. As a marketing manager, you would like to know if there is any relation between the amount of money you spend on advertising and the sales you achieve. Correlations coefficient in this case would tell you the extent of relationship between these two variables, whether the relationship is directly proportional, that is increase or decrease in advertising is associated with increase or decrease in sales, or it as an inverse relationship, increase in advertisement is related to decrease in sale, और देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं कि दो वेरिएबल में कितना जो है डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, या इंडिपेंडेंट है, कि एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लिया है सेल्स का और एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट में चेंज आने की वजह से सेल में कितना चेंज आ रहा है, कि एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज हो रही है तो सेल भी इंक्रीज हो रही है, या फिर इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दो वेरिएबल में किस तरीके का रिलेशनशिप है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट में। सेल इज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग अलोन, देयर आर मैनी अदर फैक्टर विच अफेक्ट सेल्स, कोरिलेशंस ओनली इंडिकेट दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एसोसिएशन।
अब यहाँ पे कहा गया कि सेल जो होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग से रिलेट नहीं करते, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारी सेल पे इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ कॉरिलेशन ये बताता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सेल जो है हमारी वो किसके साथ जुड़ी हुई है, एडवर्टाइजिंग के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ा बहुत रिलेशनशिप इसमें है। For determining causal relationship between two variables, you may use regression analysis. Using this technique, you can predict the dependent variable, that is sale, on the basis of independent variable, that is advertising expenditure. यानी कि जितनी आप एडवर्टाइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस ज़्यादा करोगे, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सेल पे पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सेल है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल आर अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Sale is affected by the advertising budget, media plan, content of the advertising, number of salesmen, price of the product, efficiency of the distribution network, and a host of other variables. उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। द फाइनल स्टेप इज अ research report preparation and presentation. A typical format of the report may comprising of the following section. First is objective and methodology. This section lists research objective and provide an overview of the methodology used in the study. यानी कि इसमें ये बताया गया है कि हमारे रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या था और कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है रिसर्च करने के लिए। बी पॉइंट कहता है एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। दिस सेक्शन कंटेन मेन फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च स्टडी। जो भी हमने रिसर्च वर्क किया उससे हमें क्या पता लगा। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, रिकमेंडेशन आर मेन टू असिस्ट मार्केटिंग मैनेजर इन द डिसीजन मेकिंग। जो भी हमें रिजल्ट मिला उसका हम हेल्प करेंगे, उसके हम यूज़ करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। थर्ड है सैम्पल डिज़ाइन। दिस section provide a detailed description of the sampling method used in the study and the profile of the respondent in terms of their geographical location, social, economic status and other characteristics. ठीक है, बी उसके बाद आता है डिटेल फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। इस इन दिस सेक्शन कलेक्टेड डाटा आर प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल, इन अ बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पाई डायग्राम, और इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद है अपेंडिसेस, क्वेश्चनरीज एंड सपोर्टिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आर प्रेजेंट इन द लास्ट सेक्शन। मीटिंग इज फिक्स विद द मार्केटिंग मैनेजर एंड एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट इज मेड टू available the marketing manager understand the finding of the study and its implication to decision making. ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक था मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।